नमस्कार साथियों। आज का जो विषय है कोटेशन में पढ़ दे रहा हूँ। कोटेशन नंबर है 7810। कोटेशन है विश्व की प्रमुख समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। भौतिक उन्नति की प्रतिस्पर्धा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का सामान्यतः अर्थ पर्यावरण की ताप वृद्धि माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का वास्तविक अर्थ मानव स्वभाव ताप वृद्धि होना चाहिए। पर्यावरण की ताप वृद्धि की तुलना में मानव स्वभाव ताप वृद्धि अधिक घातक भी है और व्यापक भी। कोरोना की बीमारी ने प्रमाणित कर दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण तथा ताप वृद्धि कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं। कोटेशन पर अगर हम लोग विचार करें तो कोटेशन की जो पहली ही लाइन है वो कहती है कि विश्व की प्रमुख समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। इसका अर्थ यह है कि अन्य कई प्रकार की भी समस्याओं पर हम लोग निरंतर चिंतन कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं। उसमें आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पर्यावरण को लेकर के संपूर्ण विश्व व्यवस्था बहुत अधिक चिंतित दिखाई देती है। हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, भारत जैसे देशों की बात करें, कई देश जो है वह दूसरे देशों पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर जो है कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। वही प्रगतिशील देश हैं जो लगातार प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा कार्बन एमिशन किया, लेकिन अब वह दूसरे देशों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं या फिर उस पर किसी प्रकार से प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते हैं। इस पर जो है समय समय पर जो है दुनिया भर में मीटिंग चलती रहती है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के यूएन की समिट भी होती है और जो कुल मिलाकर विषय रहता है वो ये विषय यही रहता है कि दुनिया भर में जो है ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। लेकिन पूरी दुनिया में एक भी ऐसा स्थान या एक भी जगह नहीं दिखाई देती है जहां मानव के स्वभाव में उसके ताप वृद्धि पर कोई चर्चा चल रही हो या फिर इस पर विचार मंथन चल रहा हो कि मनुष्य के स्वभाव में लगातार हिंसा और स्वार्थ क्यों बढ़ रहा है। इस पर किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं हो रहा है। और ऐसी कोई अगर चिंतन कहीं चल रहा है, कहीं विचार मंथन चल रहा है तो वो हम ही लोग कर रहे हैं। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या है। निश्चित स्तर पर हम प्रकृति के साथ अगर संतुलन नहीं बनाएंगे तो ये हमारे अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे भी एक बड़ी जो चुनौती हमें दिखाई देती है वह है मानवीय स्वभाव में लगातार बढ़ता हुआ स्वार्थ और हिंसा। हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जाते हैं, आज से लगभग 30 वर्ष 40 वर्ष पूर्व जाते हैं, उस समय भौतिक उन्नति कम थी लेकिन लोगों में नैतिकता अधिक थी। वर्तमान में स्थिति क्या दिखाई देती है कि भौतिकता तो अधिक बढ़ती चली जा रही है और नैतिकता जो है वह लगातार घट रही है। आज से कुछ नहीं तो 50 साल पहले चले जाएं हम लोग, उस समय लोगों का चरित्र बहुत ऊंचा था। सामान्यतः लोग नहीं ही झूठ बोलते थे और बहुत ईमानदार या शरीफ लोग होते थे। पहाड़ के लोगों की तो विशेषतः बात की जाए तो ये मान करके चला जाता था कि पहाड़ के लोग बहुत शरीफ और ईमानदार होते हैं। लगभग लगभग ऐसी ही स्थिति अन्य स्थानों पर भी थी। लेकिन आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दिखाई देता जहां लोगों के अंदर झूठ बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। लोग जो है बात बात पर, छोटी छोटी बात पर जो है लोग आक्रोशित हो जाते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं। तो इसके जो कारण है उस पर कहीं कोई विचार नहीं जा रहा है। लोग जो है वह लगातार भौतिक उन्नति को ही केवल महत्व दे रहे हैं। नैतिकता हमारी घट रही है, परिवार व्यवस्था टूट रही है। इस पर कोई चिंतन विचार मंथन नहीं हो रहा है। हमें इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग समस्या तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य समस्याएं हैं उसमें मनुष्य का जो स्वभाव है, उसमें जो ताप वृद्धि हो रही है, उस पर एक चिंतन की आवश्यकता है। और जब हम चिंतन करते हैं तो इसमें मुख्यतः दो ही ऐसे केंद्र बिंदु दिखाई देते हैं जो मनुष्य के भीतर स्वार्थ को और हिंसा को जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। पहला है अर्थ, अर्थात हम देखते हैं संपत्ति का बंटवारा इस तरह से किया गया है कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना बढ़ रही है। परिवार परिवार की बात की जाए तो परिवार में किसी को आपने सहभागी ना मानकर सहयोगी मान लिया है। या फिर आप केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था को देखते हैं, कुछ लोगों के हाथ में संपूर्ण संपत्ति आ जाती है। तो इससे भी जो है समाज में जो है स्वार्थ बढ़ता है। दूसरी जो हमको समस्या दिखाई देती है वो दिखाई देती है निरंतर बढ़ता हुआ हिंसा।
अब हिंसा जो बढ़ रही है वह कृत्रिम रूप से बढ़ रही है, प्राकृतिक है, या फिर वह व्यवस्था के दोष के कारण बढ़ रही है, इस पर विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि जब राज्य की नियुक्ति जो है वह नियुक्ति ही इस आधार पर की गई थी कि राज्य जो है वह सुरक्षा और न्याय दे। अर्थात अगर हिंसा बढ़ रही है तो उसके लिए भी राज्य जो है वह एक महत्वपूर्ण दोषी दिखाई देता है। व्यक्ति जो है वह राज्य से एक प्रकार से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उसे सुरक्षा देगा, लेकिन जब राज्य सुरक्षा दे पाने में असफल होता है, उस समय व्यक्ति अपने आप हिंसा का सहारा लेता है, वह स्वयं न्याय पाने का प्रयास करता है और इस तरह से सामाजिक हिंसा की जो है वह उत्पत्ति होती है। सामाजिक हिंसा किसी भी प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो है वह घातक है और इस परिस्थिति में ना लोग सिर्फ हिंसा का सहारा लेते हैं, बल्कि जो राज्य है जिसे हम क्षत्रिय कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार कहते हैं हम, वह अगर गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या भी कर दे या मार दे तो वहां पर भी लोगों का जो है समर्थन दिखाई देता है। इस अर्थात यह है कि लोगों का लगातार न्यायपालिका से विश्वास घट रहा है और न्यायपालिका से विश्वास घटने का एक अर्थ यह भी है, या तो लोग जो है अनुचित तरह से न्याय जो प्राप्त होता है उसका समर्थन करते हैं या फिर वो स्वयं लेने का प्रयास करते हैं। तो ये 2 मूल कारण दिखाई देते हैं कि समाज में स्वार्थ और हिंसा लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस पर विचार करने के लिए कोई भी इकाई तैयार नहीं है। जो पूरी दुनिया दिखाई देती है वह इस विषय पर टिकी हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रकृति नष्ट हो रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, पशु-पक्षी नष्ट हो रहे हैं। निश्चित स्तर पर उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन मनुष्य की कमियों के कारण, हमारी व्यवस्था के दोष के कारण जो हम हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जहां राज्य को ही एकमात्र हिंसा करने का अधिकार प्राप्त है, वहां अगर ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग भी हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, यदि वैश्य प्रवृत्ति और शूद्र प्रवृत्ति के लोग भी हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है राज्य की असफलता जो है वह एक मुख्य कारण दिखाई देती है। हमने राज्य की नियुक्ति ही इसलिए की थी कि राज्य जो समाज है वह हिंसा न करे, अर्थात सामाजिक हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि सामाजिक हिंसा बढ़ने का अर्थ यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान होना। दूसरी परिस्थिति में आप यह भी कह सकते हैं यह समाज का राज्य के ऊपर से घटता हुआ विश्वास है। अर्थात समाज और राज्य के बीच में दूरी जितनी अधिक बढ़ेगी, उतनी अधिक सामाजिक हिंसा बढ़ेगी और मनुष्य के स्वभाव में ताप वृद्धि होगी। तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और अन्य जितनी चिंताएं कर रहे हैं उसके अतिरिक्त इन 2 विषयों पर हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है कि परिवार में संपत्ति सबकी समान रूप से होनी चाहिए, सहभागी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा भी सुझाव दिया कि संपत्ति परिवार की ना होकर के ग्राम सभा की हो जाए। आप परिवार की संपत्ति मानिए, ग्राम सभा की संपत्ति मानिए या अन्य किसी की भी संपत्ति मानिए, कुल मिला-जुला करके व्यक्तिगत संपत्ति जहाँ होगी, वहाँ स्वार्थ होगा ही होगा। ये 2 मूल कारण मुझे ऐसे दिखाई देते हैं, एक व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य की निष्क्रियता, या फिर ये कहें कि जो मुसलमानों में जो प्रवृत्ति थी सामाजिक हिंसा की, वो हमारे भीतर आ गई और राज्य जो है वह निष्क्रिय हो गया, ईसाइयों की पद्धति वहाँ आ गई, जहाँ न्याय समय पर नहीं मिल पा रहा है। ये 2 ऐसे मुख्य कारण दिखाई देते हैं जिसके कारण लगातार स्वार्थ और हिंसा समाज में बढ़ रही है और इस पर हम लोगों को अधिक गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जिस पर कहीं भी मंथन नहीं चल रहा है। मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोग जो है अपनी-अपनी बातों को रखेंगे, हम लोग इसी प्रकार से चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। धन्यवाद। विपुल जी, आप इस विषय में कुछ बढ़ाना चाहेंगे तो आप अपनी बात रखिए। जो आज का विषय है वो ग्लोबल वार्मिंग है। जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जो वैश्विक तापन है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका कारण ये है कि इंसान दिन प्रतिदिन भौतिकवादी होता जा रहा है। वह उपयोगितावादी, भौतिकवादी और उपयोगितावाद इतना डूब चुका है, उससे प्रकृति, पर्यावरण की चिंता ही नहीं है।
ये भी है कि जो भौतिकता में जो दिनों दिन वृद्धि हो रही है, उससे जो मानव का नैतिक पक्ष है वो वो भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि भौतिकता और नैतिकता दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य का जो भौतिकतावाद है, उसका और नैतिकतावाद का तो कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति का जो भौतिकतावाद है और नैतिकतावाद है, उसमें संबंध हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज पूरे विश्व पे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। तो इससे ये बात हो रही है कि जो नैतिकता है वो गिर रही है, भौतिकता बढ़ रही है। और उससे जो इंसान हो कर रहा है, तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन हो रहा है। जब दोहन हो रहा है तो उससे जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई तरह की समस्याएं आई हैं। बेमौसम बरसात, आंधी, पानी, तो कहीं पे सूखा। अभी पिछले साल की बात है, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में, जहाँ पे माना जाता है कि बरसात कम होती है, पिछले साल बाढ़ आई थी। और बिहार में सूखा पड़ा था। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं। जो कोटेशन में एक बात और बोली गई है कि वैश्विक तापन तो एक समस्या है, लेकिन एक और समस्या है, वो है इंसान के तापन में वृद्धि। जो इंसानी ताप है वो भी बढ़ रहा है, जो मानव स्वभाव है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है, मानव स्वभाव में ताप वृद्धि का मतलब यहाँ पे यह है कि जो व्यक्ति के अंदर सहनशीलता, सहिष्णुता, नैतिकता जैसे गुण खत्म हो रहे हैं, और वो उग्र होता जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि ये रोज ऐसी घटनाएं आती हैं कि सड़क पे गाड़ी चल रही है, किसी को धक्का लगा, उग्र हुआ, रोड निकाला, मार दिया। ऐसी घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। तो हमें ये भी देखना है कि जो मानव ताप वृद्धि हो रही है, हमें उसका भी ध्यान रखना है कि वो ना हो। और इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो प्रकृति पे आधारित है, उसकी ओर हम जाएं, जिससे वैश्विक तापन और मानव स्वभाव में जो तापन जो वृद्धि हो रही है, उसमें भी कमी आए या खत्म हो। धन्यवाद। ठीक। और कोई भाई अपनी बात रखे? हेलो। हाँ मोहन बाबू। सभी विद्वजन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय आदरणीय ब्रजेश राय जी ने रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण मानव मस्तिष्क
मस्तिष्क में ताप वृद्धि, ये भी एक प्रदूषण ही है। और जो है सो विश्व में भौतिक जो है सुख सुविधा के लिए औद्योगिकरण है, तथा ये जो पर्यावरण प्रदूषण जो है ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये कृत्रिम रूप से जो है बढ़ाया जा रहा है। तो जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड और विश्व की जो संरचना है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व बन ही शरीरा, तो ये पंच तत्व जो हैं, जो क्षितिज आकाश है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, इन्हीं तत्वों के माध्यम से पूरा विश्व जो है वो निर्मित है। और प्रकृति ने जब हमें इसे प्रदान किया था तो ये सारे वातावरण और जो पंच तत्व थे ये सभी शुद्धता की जो है पूरा पूरी तरह से हमें शुद्ध रूप से मिला था। जब हम हमारा जो मानव शरीर है या पृथ्वी में जितने भी, चाहे हम हमारी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो सारे पर्यावरण की शुद्धता से जो है जुड़ा हुआ है। और अगर जहां जहां उस शुद्धता में प्रभाव पड़ता है और उसका जो हम उस अशुद्ध चीजों का उपयोग करते हैं, तो जो जो चीज का जहां जहां भी उपयोग होगा वहां भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो जब पर्यावरण में प्रदूषण होता है, जो ये पंच तत्व प्रदूषित होते हैं, और उसका जब मानव जो है उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो उसकी भी मानसिक और शारीरिक रूप से उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, जिससे कि मानव मस्तिष्क का भी ताप वृद्धि हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि आज का जो समय है जो कृत्रिम रूप से प्रदूषण का की ओर जा रहा है, हम बार बार हर एक साल ये देखते हैं कि जब भी गेहूं का फसल कटता है तो पंजाब में आज कृत्रिम रूप से ऐसे मशीन बने हुए हैं कि सारे ऊपर से अन्न की जो बालियां रहती है उसको काट लेते हैं और बाकी जो पूरा जो गेहूं का जो घास बचता है वैसे ही खेत में रह जाता है और सब में आग लगा दिया जाता है, जो कि पूरा धुआं से पंजाब ही नहीं हरियाणा और दिल्ली पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और हर एक साल इस पर जो है चर्चा होती है, एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? आज जो है ट्रैक्टर से खेती हो रही है,
और ट्रैक्टर जब खेती करता है उससे जो डीजल जलता है और उसके जो टोटी से जो गैस निकलता है, कितने ट्रैक्टर जो है चल रहे हैं खेती में, और उससे जो धुआं निकलता है वो कितने वायु को, आकाश को प्रदूषित करता है। ये आप समझ सकते हैं। एक ट्रैक्टर का धुआं को अगर सैकड़ों पेड़ आप लगाएंगे तभी उस प्रदूषण को दूर नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ कि भाई ट्रैक्टर से तो खेती हो गया, तो अब ट्रैक्टर से खेती हो गया तो बैल का और भैंसे का कोई जरूरत नहीं है। बैल भैंसा क्यों कोई रखे भाई? तो हुआ का कि जितना भी जो गेहूं का जो घास या कुट्टी रहता था, भूसा रहता था, तो पहले था कि प्राकृतिक रूप से खेती हुआ, उस भूसे का उपयोग भैंसा या बैल वो सब किए, और उससे जो गोबर हुआ वो भी जो है ऑर्गेनिक प्राकृतिक खाद के रूप में उसका भी उपयोग हुआ। ये एक प्रकृति का जो है चक्र बना हुआ था, जिससे कि उसका हवा, जल, वायु सब शुद्ध भी रहेगा, और जो मानव को उससे जो अन्न उत्पादन होकर के मिलेगा उससे उसकी शारीरिक शुद्धता भी और शारीरिक मजबूती और मस्तिष्क की मजबूती भी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है अब गोबर का भी खाद का जरूरत नहीं है, क्योंकि गोबर का खाद डालेंगे तो उतना उत्पादन नहीं होगा। तो वहां पर जो है यूरिया है, सल्फर है, इस प्रकार का खाद का उपयोग हो रहा है। तो ये जो है कृत्रिम रूप से जो कृषि कार्य करने का एक विधि चला, तो इससे जो है भाई पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए ट्रैक्टर बनाने के लिए भी या खाद का भी उत्पादन करने के लिए भी एक उद्योग लगाने की आवश्यकता है। वो भी उद्योग लगता है, वो भी जो है वातावरण को प्रदूषित और जो है वायु को करता है। तो इस प्रकार से भौतिक जो सुख सुविधा की ओर मानव जो है बढ़ रहा है, उससे प्रदूषण जो है वातावरण में होता ही है। अब आप देखिएगा कि आज का जो इतने मोटर्स और व्हीकल्स हैं कि आज घर से चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध हो, अगर 500 मीटर या 500 डेग भी चल के अगर सब्जी भी खरीदना है तो उसके लिए गाड़ी से ही जाना है। तो उससे शरीर को भी नुकसान है, स्वस्थता का भी प्रभाव पड़ता है, और उससे जो धुआं निकलता है उससे भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आज सब्जी लेने जो जा रहा है व्यक्ति, वो ऐसा नहीं है कि एक झोला लेके चला गया, उसमें आलू भी ले लिया, प्याज भी ले लिया, या विभिन्न प्रकार के सब्जी ले लिए, घर में जाकर के उसको अलग अलग छांट लिए। वैसा नहीं है, हर एक चीज को प्लास्टिक में लेना है। अब आप ये समझिए कि पूरा देश में उतना प्लास्टिक का जो है वो हमारी पृथ्वी माता पर उसको गलाने के लिए और पचाने के लिए कितना बड़ा भार है, इस चीज को हम लोगों को समझना या महसूस करना पड़ता है, जिसका कि प्रभाव पड़ता है। अब आज जो है मानव ताप में यही सब जो है कृत्रिम रूप से जो भी हमारे सामने कहा गया है कि जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन, तो इस प्रकार की जो भोजन का सामान आ रहा है और हम लोग कर रहे हैं, उससे भी सब पर प्रभाव पड़ रहा है। और आज जो भौतिक रूप से सुख सुविधा विलासता की वस्तुएं जो एक से एक मानव के समान के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए मानव में जो मानवता होता है या ईमानदारी होता है
वो नष्ट होते जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि भले हमारा नैतिक पतन हो जाए, लेकिन वो भौतिक सुख सुविधा है वो हमको मिलना चाहिए। ये एक जो है समस्या होता जा रहा है। और जो विश्व में जो कानून व्यवस्था या सारा जो प्रशासनिक सरकार का तंत्र चल रहा है, उनमें भी आज जो है अर्थ शक्ति और हिंसात्मक शक्ति का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि उससे हर एक चीज को प्राप्त कर ले रहा है। इससे भी मानव मस्तिष्क में हिंसा के प्रति और स्वार्थ और भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने से निम्न वर्ग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि चीन और उत्तर कोरिया का जो मानवता का है वो नाम ही नहीं है। और जो कोरोना का बात आया तो चीन से ही किस प्रकार से वो कृत्रिम रूप से उस जैविक पदार्थ को उत्पन्न किया गया, मानवता के प्रति कितनी दुर्भावना है मानव के ही मन में कि वो पूरे विश्व को जो है कृत्रिम रूप से और कोरोना के संकट में, कोरोना की बीमारी के संकट में डाल दिया। तो ये सारी जो पर्यावरण, मानव मस्तिष्क में पर्यावरण की दूषिता कृत्रिम रूप से फैलाया जा रहा है, इस पर जो है बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम पेड़ कितना लगाएंगे, जितना हम पेड़ लगाएंगे उससे कई गुना जब हम इधर प्रदूषण फैलाएंगे, इसका बैलेंस और संतुलन कैसे बनेगा, इस पर विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अन्य साथी इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और कोई भाई अपनी बात रखे? बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार भैया। पाप जो है वो अज्ञानता का फल है। जब बुद्धि का विनाश हो जाता है तो ताप बढ़ेगा ही, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब बुद्धि काम नहीं करती है तो आदमी को क्रोध ही आता है। जब तक बुद्धि काम करती रहती है तब तक क्रोध आने का कोई मतलब है नहीं। इसी प्रकार मेरी आवाज जा रही है क्या? हेलो। जी एकदम साफ आवाज आ रही थी, अभी थोड़ी सी खड़खड़ा रही, बोलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसी प्रकार से चाहे वो, चलिए भाई मैं फिर साहब से आप। बाद में बात करता हूँ। मैं हाँ, कुछ देर बाद बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक, थोड़ी देर बात कर लीजिएगा। और कोई भाई अपनी बात रखे? वैद्यराज जी बताएं। हाँ, ये भौतिक उन्नति का नैतिक कहाँ पतन है से बेटा वहाँ संबंध, ट्रांसफर? भौतिक उन्नति का नैतिक पतन से क्या संबंध? क्या भाई भौतिक साहब उन्नति आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, मुझे ही धीमे आ रही कि और किसी भाई को? हाँ बाबा सुनिए ना, आवाज आ रही है आवाज आपको? धीरे आ रही है। हाँ हाँ अभी अभी आ ठीक है। रही है। ठीक है, यहाँ मौसम खराब है ना असल में। भौतिक उन्नति का नैतिक पतन से क्या संबंध? भौतिक उन्नति ही क्या नैतिक पतन का कारण है? हमें पर्यावरण प्रदूषण का भी तो समाधान प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और पर्यावरण प्रदूषण और मानव की ताप, मस्तिष्क ताप वृद्धि, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे ख्याल से, और दोनों का समाधान निकालना पड़ेगा।
भैया समझे बात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम साफ आपकी बात है। तो हमारे मुनि जी ने दोनों का अलग अलग समाधान बताया है। जी स्वार्थ और हिंसा पर नियंत्रण मनुष्य की बहुत मनुष्य ताप वृद्धि का हो समाधान है। और कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि जो है वह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का कारण बताया का तरीका बताया है हमने। जी। बस इसको ही इतना ही मेरा कहना था। हाँ नहीं, ठीक बात। कोई और भाई अपनी बात रखे? चलिए 1 मिनट में हम अपनी बात रख देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और मानव स्वभाव ताप वृद्धि, दोनों ही मुझे लगता है कि जो वैद्यराज जी ने एक बात कही कि नैतिकता का अभाव या अनैतिकता का बढ़ना एक बड़ा कारण है। नैतिकता और अनैतिकता ये समय अपने हिसाब से तय करता है, समाजें अपने हिसाब से तय करती हैं। कोई इसका एक सीधा मानक नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि ये नैतिक है ये अनैतिक है, और ये सब जगह लागू। समाजें अपनी व्यवस्था के अनुसार, व्यक्ति समूह हो यानी कि कह लीजिए ग्राम सभा हो गई या फिर एक छोटा सा समूह हो गया, अपने हिसाब से समाज को मजबूत करने के लिए, एक साथ बांधे रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है, सहजीवन को पुष्ट करने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है। उन्हीं को हम लोग सामान्य तौर पर नैतिकता कह लेते हैं। नैतिकता का अभाव और भौतिक समृद्धि की वृद्धि, इन दोनों में स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए क्या कोई संबंध है, तो समझ में आता है कि दोनों में कोई संबंध नहीं। भौतिकता में वृद्धि, सुख सुविधा में वृद्धि करना, जो सुख सुविधा में अपनी वृद्धि कर रहा है या भौतिकता में अपनी उन्नति कर रहा है, वह अनैतिक हो ये जरूरी नहीं है। इसके साथ यह भी कहना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से अक्षम है, गरीब है, वो नैतिक रूप से ठीक हो, ये भी सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखेगा। क्या भौतिक उन्नति और नैतिकता में कोई संबंध है? तो मुझे लगता है हाँ है, एक जगह। भौतिक उन्नति जहां तक वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ण विशेष के लिए भौतिक उन्नति को श्रेयस कहा गया है, उनका अपनी उपलब्धि कही गई है, वहीं कुछ वर्णों के लिए भौतिक उन्नति का बिल्कुल मतलब नहीं। आप ब्राह्मण को देखेंगे, उसके लिए संपत्ति का संग्रह, संसाधन का संग्रह, यह अनैतिक है, ब्राह्मण के लिए ये ठीक नहीं है। आप वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए देखेंगे तो ये काफी हद तक ठीक है। आप शूद्र के लिए देखेंगे तो शूद्र वर्ण के लिए तो सर्वाधिक सुख उनके लिए महत्वपूर्ण है, संतोष उनके लिए महत्वपूर्ण है। सुख और संतोष अगर किसी भी वर्ण व्यवस्था में किसी के पास सर्वाधिक है तो वह है शूद्र। उनको भौतिक उन्नति में ठीक है, भागा भागी में कोई मतलब नहीं है उनको कि नहीं हमारे पास आज क्या कहते हैं 4 GB का फोन है तो कल के डेट में 8 GB का हो जाए, 8 GB का है तो 12 GB का हो जाए, 12 GB का है तो आईफोन हो जाए, आईफोन हो तो और महंगा फोन हो जाए, गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी हो जाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब है कि भौतिक उन्नति का अनियंत्रित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आकर्षण बढ़ना एक बड़ा कारण हम देख पा रहे हैं अनैतिकता की वृद्धि के लिए। जैसा कि ब्रिजेश जी ने कहा कि शासन सत्ता का सुरक्षा और न्याय के लिए संकल्पित ना होना, ये एक बड़ा कारण दिखता है, क्योंकि जब सत्ताएं सुरक्षा और न्याय की सीमा में ही नहीं रहती तो वो हर क्षेत्र में अपनी पैठ बनाए रखना चाहती हैं।
वो चाहती हैं कि हम आर्थिक स्थिति में बैंकों को अपने पास रखें, फिर वो कहती हैं कि नहीं हम फैक्ट्रियों को अपने पास रखें, फिर वो कहती है नहीं हम ह्यूमन रिसोर्स को अपने कंट्रोल में रखें, फिर वो कहती है कि नहीं हम कृत्रिम ऊर्जा और रॉ मटेरियल्स को भी जो उनको संचालन के लिए आवश्यक है उसको भी अपने नियंत्रण में रखें। यह एक बड़ा कारण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्ण व्यवस्था का समाप्त होना और भौतिक उन्नति का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, भौतिक उन्नति का अनियंत्रित रूप से बढ़ने के लिए भी तमाम कहीं ना कहीं वर्णाश्रम व्यवस्था का टूट जाना ही मैं देख पा रहा हूं। बाकी हमारे और साथी की चर्चा करेंगे कि क्या भौतिक उन्नति के लिए भाग रहे लोग वर्णाश्रम व्यवस्था टूटने के कारण है, या फिर भौतिक उन्नति में लोग चले गए इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था टूट गई। यह सब चर्चा का बिंदु बन सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वातावरण में जो जिस चीज के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात की जा रही है, प्रदूषण के लिए बात की जा रही है, जितना शोर मचाया जा रहा है, मुझे लगता है कि मानव स्वभाव ताप वृद्धि पर चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता है, उसको सोचने समझने और नियंत्रित करने की ज्यादा आवश्यकता है अपेक्षाकृत वातावरणीय प्रदूषण के। क्योंकि एक शांत व्यक्ति, या यह कह लीजिए उसको मध्यस्थ दर्शन वाले कहते हैं समाधानित व्यक्ति, एक समाधानित व्यक्ति स्वयं ही प्रदूषण को समाप्त कर देगा या अपना योगदान प्रदूषण फैलाने में नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि मानव स्वभाव ताप वृद्धि पर काम करना ज्यादा जरूरी है इसके अपेक्षा कि हम वातावरण के प्रदूषण पर काम करें। मेरी बात समाप्त हुई। और भाई अपनी बात रखें, अभी तो बहुत सारे लोग, विपिन भैया भी अभी कुछ नहीं बोले हैं, अशोक पटेल जी आज जुड़े हैं, माता प्रसाद भैया हैं, ब्रिजेश राय क्या कहते हैं, राजेश प्रजापति जी हैं, श्रीकांत सिंह जी हैं, आप लोग भी अपनी बात रखें। हाँ जी नमस्कार नमस्कार। सभी साथियों के लिए। देखिए, जहां बात चल रही है, कॉन्सेप्ट तो ये सब हमारे सामने क्लियर हैं। दो तीन चीजें अभी आई थी निकल करके, मनुष्य का ताप, हिंसा प्रवृत्ति, ग्लोबल ग्लोबल जो वार्मिंग है, तो इसमें तीन चार बातें आई हैं। यदि हम प्राचीन वर्ण व्यवस्था पे भी जैसे बोले थे, यदि हम प्राचीन व्यवस्था में जाएं तो हमें सबका समाधान मिलता है। कैसा मिलता है कि ऋषियों की दूरदृष्टि देखिए, दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने जान लिया कि भौतिक उन्नति हो और भौतिक उन्नति के साथ में ग्लोबल जो है वार्मिंग, जो ताप है वो बढ़ेगा, या मनुष्य के द्वारा जो प्रवृत्ति है उस आधार पे भी, जनसंख्या वृद्धि के आधार पर आगे कुछ ऐसा होगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पद्धति हमें यज्ञ पद्धति दी। अब यज्ञ पद्धति की वैज्ञानिकता के बारे में जो लोग नहीं जानते वो शायद कुछ कह सकते हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग उसके विषय में अच्छी तरह जानते हैं। आज नासा जैसे साइंटिस्ट ने जो है वो यज्ञ के लिए माना कि वास्तव में जो है यज्ञ एक समाधान है, जो ग्लोबल वार्मिंग है या ताप है या बहुत सारी चीजें हैं। यानी जो वैज्ञानिक कुछ समय पहले तक उसको केवल कर्मकांड मानते थे कि ये तो पूजा पद्धति की चीज है, तो आज भी हमारे भारत में कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं और जो विधर्मी हैं, विपक्षी हैं, वो इस बात को कहते ही हैं। तो वहां देखिए, और उसको एक कहा गया कि सब लोग उस सूक्ति को जानते हैं, जो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यानी अच्छे कर्म और उससे भी अच्छा कर्म। तो वहां कुछ विचार जरूर दिया गया है। वहां हितभोग, ऋतभोग, मितभोग और चार ऋतुओं के अनुसार औषधि का
सेवन आया है और औषधि के प्रकार में ही जो सामग्री बनाई जाती है कि आप उसी के तरह में जो है वो अग्नि में आप दें, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जहां हम रात और दिन वातावरण को दूषित करते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रकृति की तरफ से तो वातावरण हमें शुद्ध ही मिला है, तो उसको देखा, ऋषियों की जो प्राचीन व्यवस्था थी, उन्होंने देखा कि मनुष्य के द्वारा गंदगी होगी, लेट्रिन है, पेशाब है, थूकना है, तो ये गंदगी तो हम कर रहे हैं, इसका समाधान प्रकृति कैसे करे? तो प्रकृति के लिए जुड़ा हुआ एक ऐसा कर्म जो है वो हमारे लिए बताया। दुर्भाग्य हमारा, लोग उससे दूर हो गए और उस पर हमारा चिंतन नहीं जा पाया। दूसरी एक बात आती है मनुष्य की ताप वृद्धि की या जो क्रोध आदि की जो बात आती है, तो देखिए इसमें 4 चीजें मेरी अपनी समझ से आती हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय मोहन जी ने कहा, खान पान, बिल्कुल सही बात है, खान पान इसका एक जिम्मेदार है। और यदि हम प्राचीन व्यवस्था में जाएं तो सबसे पहली यही क्रिया बताई गई है मनुष्य को सही रखने के लिए, आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अर्थात इस पर बहुत चर्चाएं हो जाएंगी, आहार किसको मान लिया जाए, किसको, तो वो एक बहुत विषय लंबा हो जाता है। दूसरा मैं मानता हूं जीवन शैली, अर्थात जो प्राकृतिक व्यवस्था से जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। जैसे प्रातः काल यदि हम 5 बजे उठ जाएं तो आप बाहर निकलते हैं तो देखिए कैसी ठंडी ठंडी सी हवा आपको मिलती है और कुछ अलग सा हम महसूस करते हैं। वहीं हम 9 बजे या 10 बजे उठते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, भले ही वो आज की व्यवस्था कुछ अलग बन चुकी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। दूसरा मैं मानता हूं सत्संग, संगति, चिंतन। यदि मनुष्य के चिंतन, सत्संग, संगति, पुस्तकें, इन सब का आधार उसके पास ठीक है, उसे विचार कहीं से ठीक मिल पाता है, तो चूंकि क्रोध और आदि जो वेग हैं ये तो सब प्रकृति की देन है और ये मनुष्य समाप्त नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधित हो जाते थे, राम को भी क्रोध आया है, तो ये एक अलग अवस्था है। किसी व्यक्ति के सामने, जो व्यक्ति जानकार है, वैज्ञानिक के सामने अवैज्ञानिक बात करेंगे तो वो थोड़ा रोष में आएगा, ही बात को रखेगा कुछ तरह से और वो कहेगा कुछ ना कुछ, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन ये बहुत सारा सहायक है मनुष्य के ताप में। दूसरी मैं एक बात और कहूंगा इसमें कि भौतिक जो आधार है, भौतिक बाजार है, जो भाग दौड़ है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं अधिक काम की व्यवस्था से बिगड़ता है। ये होता क्यों? जब बाजारवाद बनता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, खुला समाज में आता है, पड़ोसी का घर बहुत ऊंचा बन गया, यदि उसके पास चिंतन है, विचार है, संतोषी है, तो नहीं भाई, इनकी अपनी व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यवस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठिता बन जाती है, तब कहता है कि भाई मेरा भी थोड़ा हो। तो देखो, धन कमाने के 2 ही आधार मेरी समझ में तो आते हैं। यदि आप अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई इसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, तो या तो आप अधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो इससे भी शारीरिक कहीं ना कहीं तो हानि होगी और मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, या आप कोई गलत प्रक्रिया अपनाएंगे, धन के लिए, कमाने के लिए तिकड़म करेंगे, जिसको तिकड़म कहते हैं, तिकड़म करेंगे, उससे अपनी, तो उससे भी कहीं ना कहीं असंतुलन बनेगा। तो ये चीजें मैं 4 इसका आधार मानता हूं मनुष्य के ताप में जो वृद्धि हो रही है। और इसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं, जैसे ब्रजेश जी ने बताया, मैं इसको नहीं मानता कि संपत्ति, अरे भैया, जैसे अब उन्होंने ये भी कहा कि 20-25 साल पहले हम समाज व्यवस्था में देखते थे इस तरह की, मतलब जो है, एक मुझे छोटा सा उदाहरण आ रहा है। बाबा बड़ा अच्छा बोलते हैं कि पिताजी ने हमें समाज जैसा दिया, यदि समाज अच्छा नहीं है तो हम पिताजी से क्या जाके कहेंगे। तो अभी जो एक कार्यक्रम हुआ था नेवड़ा में, वहां पे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बाबा के बड़े नजदीक हैं वो व्यक्ति, देहरादून से आए थे, और उन्होंने खुले मन से बोला था कि मुनु जी, आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है समाज की, मतलब उनके शब्दों को कोट कर रहा हूँ, हम सब लोगों ने सुना होगा, विजय शंकर जी। जी जी, 3 बातें वहां बताई थी, मैं 2 भूल रहा हूँ, लेकिन समाज की बात मुझे याद है। उन्होंने कहा आप पिताजी के सामने बड़े अच्छे से कहिएगा कि समाज व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और बड़े गर्व से कहना, पहले बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बड़ा द्वंद्व होता था, आज वो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसमें एक कारण ये जरूर मानता हूं कि जो राजनीति ने समाज में वैमनस्यता, द्वंद्व पैदा किया है, जो टकराव की स्थिति बना दी है,
ये जरूर मैं इसको मानता हूं कि व्यक्ति अब सामने लड़ता दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसके विचारों में कहीं ना कहीं ऐसी हानि पहुंचाने की कटुता जो है वो दिखाई देती है कि इसको किसी तरह से निकृष्ट साबित किया जाए, किसी तरह से नीचा साबित किया जाए, और वो केवल शब्दों की लड़ाई रह गई है या चालाकी की लड़ाई रह गई है। जैसा भी हम इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि वो युद्ध जो है अब वो आर्थिक युद्ध है और जैविक युद्ध है, तकनीकी युद्ध है। वो वाला युद्ध समाप्त हो गया, गोला बारूद वाला, मतलब लगभग कहते हैं कि अब जैविक युद्ध है और आर्थिक युद्ध है। तो ये बात यहाँ भी थोड़ी साबित हो जाती है। तीसरी एक बात बताई गई थी वर्ण व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा। तो देखिए, मैं वर्ण व्यवस्था को ऐसे नहीं मानता जैसे थोड़ा ब्रजेश जी ने आदरणीय ज्ञानेंद्र जी ने प्रस्तुत किया था। देखिए, यदि वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो प्राचीन व्यवस्था ये हमारी बनाई हुई नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था में यदि हम जाएंगे तो हमें कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं, जैसे महाराज अश्वपति का लें तो वो उद्घोषणा करते हैं। यदि हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें ये इतिहास भी मानना पड़ेगा कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, कोई अविद्वान नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, और कोई गरीब नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जो बिना यज्ञ किए हुए भोजन करता हो। तो वहां ये दिखाई देता है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जो व्यवस्था बताई गई थी, मैं उसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि वैश्य के पास ही धन हो। मुझे एक उदाहरण मिलता है ऋषि भारद्वाज का आश्रम, और मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के पुष्पों में से। तो उसमें लिख कर के आया कि ऋषि भारद्वाज के आश्रम में इतनी संपत्ति थी, इतना धन था, लेकिन वो वैज्ञानिक थे और इतना मतलब जो है समाज का उसका कार्य करते थे। तो यहाँ एक चीज और मिलती है कि हाँ, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जहां संग्रह की बात आती है वहां वैश्य के लिए भी संग्रह नहीं आया है, उसको सामाजिक व्यवस्था में बनाने के लिए जो वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान करना उसके हिस्से में रखा गया है, और उसका पहुंचाना लाना व्यापार की दृष्टि से जो खेती आदि जो रखा गया है वो सारा उसके जिम्मे रखा गया है। क्षत्रिय को जैसा बताया गया, ब्राह्मण के लिए जैसा बताया गया, तो उसमें अपनी अपनी उनकी कैटेगरी है। शूद्र के विषय में यदि देखिए, शूद्र केवल कर्मों के आधार पर ही है और वो कभी भी उसकी चेतना जागृत हो सकती है, और वो शूद्र से जो है ब्राह्मण अवस्था में आ सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं। वो क्षत्रिय अवस्था में भी जा सकता है और निम्न अवस्था में जा सकता है। तो जो वर्ण व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इसको बहुत व्यापक दृष्टि में जो है अगर हम समझें या समझ पाए तो बहुत ज्यादा मैं समझ रहा हूं। दूसरी एक बात कह करके वाणी को विराम दूंगा। देखिए, चीन है, ये जो लोग हैं और राज्य जितने भी सरकारें हैं, मैं नहीं समझ पाता कि इनका कोई फर्म डिसीजन दृढ़ संकल्प है इस तरह से, क्योंकि यही तो जंगल कटवाते हैं, पेड़ कटवाते हैं, और यही फिर उसका नारा देते हैं। तो ये तो एक वही बात हो गई कि चोरी हमने कर ली, उसके बाद में समाज में आके कह दिया कि भी चोरी हो गई। तो इनका भौतिक बात के देखो, सब ये मनुष्य की चेतना है, मनुष्य की प्रवृत्ति ही होती है आगे के लिए बढ़ना, लेकिन एक संतुलन बना हुआ होता है। मैं समझ रहा हूं वो संतुलन हमें जो है वो मुझे अपने शब्दों में कहना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं सत्संग है, विचार है और अध्यात्म है, धर्म है, वही हमें देता है कि हमें धन कमाने में जैसे जो 4 व्यवस्थाएं दी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो बड़ा चिंतनीय विषय आ जाता है कि धर्म ही क्यों पहला रखा। यदि वहां अर्थ रख देते ऋषि लोग, अर्थ धर्म कर देते, लेकिन धर्म, तो उसके बाद में अर्थ आया, तो उन्होंने कहा धर्मयुक्त जीवन जीते हुए, अर्थात अर्थ का उपार्जन करें। यदि धर्म से अर्थ नहीं आया तो वो अर्थ नहीं होगा, और यदि धर्म से अर्थ नहीं आया तो अर्थ नहीं, धर्म से अर्थ आया तो अर्थ है, और धर्म से अर्थ नहीं आया तो वो अनर्थ है, और अनर्थ आया हुआ वो धर्म से नहीं आया, वो अधर्म से आया है। तो ये बहुत व्यापक थोड़ी सी दृष्टि बन जाती है। इसलिए जो मनुष्य का स्वभाव है वो तो इधर जाएगा ही भौतिक, क्योंकि विज्ञान की खोज कभी रुकती नहीं है, मानव प्रवृत्ति ऐसी है। लेकिन संतुलन का बड़ा अच्छा जो है सामंजस्य ऋषियों के द्वारा, हमारे विचारकों के द्वारा, और आप लोग भी प्रयास करते हैं इन चीजों पर। लेकिन बात वही आती है कि जो राज्य सरकार है या जो सत्ताएं हैं या जो विश्व पटल है राजनीति का, वो जरूर कहीं ना कहीं मुझे उसकी दोगली राजनीति जो है दिखाई देती है। और दोगली राजनीति में यही है कि एक तरफ जो है
वो भौतिकवाद का, मशीनरी युग का, फैक्ट्रियों का, उसका वो कर रहे हैं। उसके पास उनका निदान कोई नहीं है। पेड़ खुद कटवाएंगे और जनता से कहेंगे कि पेड़ लगाओ, वो पेड़ लगा देगा। बाबा का बड़ा अच्छा जो है, मुझे याद आता है कि पेड़ लगाए किसान और काटने के लिए पूछे सरकार से। तो ये बड़ी अजीब बातें कुछ राजनीति के द्वारा वर्तमान राजनीति लोकतंत्र में या जो विश्व की पटल पर हम देख रहे हैं वो व्यवस्था दी गई है। यहाँ जरूर इस समय कह सकता हूं कि उनका कोई उधर को वो नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर, वैचारिक आधार पर बड़ा अच्छा इनमें संतुलन दिया गया है, बनाया गया है। और वो हमारी चेतना से अलग है, हमारे विचारों से अलग है, हमारी दूरदृष्टि वहां तक नहीं जा पा रही है, या हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक अलग विषय हो जाता है। जी धन्यवाद। और कोई भाई अपनी बात रखे? हेलो। हाँ श्री हेलो। बताए। देखिए, आप लोग तो लंबा लंबा बोल रहे हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में पोल्यूशन का मतलब बतला रहा हूँ आप लोगों को। पोल्यूशन जिसे आप लोग एक ही प्रकार के पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पर्यावरण खराब हो रहा है, ये केवल पोल्यूशन है। पोल्यूशन यही नहीं है, पोल्यूशन साउंड का पोल्यूशन भी पोल्यूशन है। चाहे हाथ से कुछ चीज छूने, कुछ डॉक्टर लोग भी मना करता है कि इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, लोगों को मत छुओ। टच है, पोल्यूशन है। आँख है, सामने से दिखाई पड़ता है, उससे भी पोल्यूशन आता है। अब पोल्यूशन आप लोग कह रहे हैं इसका 5 प्रकार है पोल्यूशन का। अब पोल्यूशन आप लोग कह रहे हैं कि इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है। पोल्यूशन किसी व्यक्ति ने पैदा किया है। पेड़ काट दिया, पेड़ हम लगाए हैं, सरकार कहती है कि पेड़ काटने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं कि इससे भी पोल्यूशन आता है। लेकिन सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में करीब 15-20 साल एक शीत युद्ध चला। उसमें क्या, ये वो हथियार बेचता था, पेट्रोलियम लूटता था। यही शीत युद्ध का यही मकसद था, हथियार बेचो, पेट्रोलियम लूटो। और मिडिल ईस्ट को उसी समय, उस शीत युद्ध से ही मिडिल ईस्ट का हुआ है। मिडिल ईस्ट उसके पहले से भी गर्म था। तो पॉल्यूशन एक वैश्विक समस्या है, और पोल्यूशन व्यक्ति से अधिक सरकारें फैला रही है। और सरकारों का, आदमी का खुदगर्जी ठीक है, आदमी की खुदगर्जी सिर्फ 4-5% पोल्यूशन बढ़ाता है। सिर्फ 95-96% जो पोल्यूशन है, बड़ी बड़ी सरकारें इसको पैदा कर रही है पोल्यूशन को। पोल्यूशन पर सरकारें विचार भी कर रही है, लेकिन रास्ते वो कहता है कि तू अधिक पोल्यूशन फैला रहा है, तू अधिक पैसे दो। वो कहता है कि तू अधिक पोल्यूशन फैला रहा है, तू अधिक पैसे दो। इसी में ये पोल्यूशन पर हालांकि काम हो रहा है, लेकिन इसी पर, इसी धामा चौकड़ी में पोल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं निकल। ठीक है। और कोई भाई अपनी बात रखे? हाँ भाई, मैं अपनी बात कहता हूँ अब हाँ पवन जी बताएं। कि बुद्धि का विनाश हो रहा है, जिससे कि ताप बढ़ रहा है। ये इनके बुद्धि का विनाश हो रहा है, वो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है? बुद्धि ठीक कैसे रहे? इसके लिए तो कोई रास्ता सुझाना पड़ेगा। इसके लिए रास्ता माँ संस्थान सुझा रहा है। वैचारिक मंच बन रहा है। लोग अपनी अपनी विचार कहें और दूसरों के विचार सुने, इससे बुद्धि जो है सही हो। समाज में शरीफ लोग आइडेंटिफाई नहीं है, उसके लिए भी महान प्रयास कर रहा है कि शरीफ लोग आइडेंटिफाई हो जाएं और हर जगह जो है ग्राम मुखिया, विधानसभा मुखिया, लोकसभा मुखिया बन, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक संविधान सभा जैसी स्थिति बन जाए, जो नियंत्रण विहीन हो, अधिकार विहीन हो,
जहाँ सिर्फ शरीफ लोग आइडेंटिफाई होके लेके जाएं, जहाँ आदमी अपनी बात कहने के लिए जा सकता है। ये ऐसे दो प्रमुख रास्ते हैं जिन पे चल के जो है बुद्धि का सुधार हो सकता है। और बुद्धि का सुधार हो जाएगा तो कृष्णमूर्ति जो है अमेरिका छोड़ के इंडिया में गांव में ही जो है डेवलपमेंट कर लेगा। जिसके बुद्धि सही रहेगी वो प्रकृति का भी विनाश नहीं करेगा, अपना भी विनाश नहीं करेगा। धन्यवाद। और भाई सभी साथियों को हाँ माता प्रसाद नमस्कार भैया जी। जी। भैया जी, मेरा तो विचार ऐसा है कि ये व्यवस्था मानव स्वभाव में ताप वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। आज जरूरत है तो इंद्रिय निग्रह की। जो प्रक्रिया है इंद्रिय निग्रह की, उससे ना तो समाज के कुछ लोग हैं, लेकिन पहले परिवारों में ऐसी परंपरा थी कि वो प्रारंभ से ही बालक को उसको मालूम भी नहीं रहता था कि हमारे इंद्रियों का निग्रह हो रहा है, लेकिन उसमें वो कलाएं डेवलप हो जाती थी और वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में सक्षम हो जाता था। आज की डेट में चूंकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, दूसरी चीज व्यवस्था हमारी जो आज की भौतिक, राजनीतिक और पूंजीवादी व्यवस्था है, उसमें हमारी इच्छाएं अनंत हैं। जब इच्छाएं अनंत हैं तो उनको उनकी आपूर्ति के लिए, उनको उनके फुलफिलमेंट के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन जो स्वार्थ लोगों के दिमाग में घर कर गया है उससे हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो मिल्कियत है या एबिलिटी है, एबिलिटी के आधार पर उसको जो संसाधन मिलना चाहिए वो छीन लेते हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उससे अधिक है, हमारी क्षमताएं उससे अधिक हैं, तो हम उसके अधिकार को भी छीन लेते हैं। और जब हम असंतुष्ट होते हैं तो हमारे स्वभाव में के ताप में वृद्धि होना निश्चित होती है। अब जब स्वभाव में हमारी आशा के अनुकूल हमें परिणाम नहीं मिला तो स्वभाव में वृद्धि हो रही है। अब ताप में वृद्धि हुई तो उसके बाद तो फिर अनंत समस्याएं खड़ी होती हैं और अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अव्यवस्था उत्पन्न हुई, अब कहीं ना कहीं हमारे जो व्यवस्था के अंग हैं, जब उनके स्वभाव के ताप में वृद्धि होती है तो अव्यवस्था वो कुव्यवस्था में बदल जाती है। और जो कि आजकल चल रहा है, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, जो हमारे यहाँ की क्वालिटीज है, माने भावी भविष्य के कर्णधार हमारे नौनहाल बच्चे हैं, उनके दिमाग में अभी अभी एक अध्ययन से चर्चा करने में कुछ अच्छे क्वालिटी के बच्चों से चर्चा हुई मेरी, तो उनका एक कहना था हमारे टैक्सेशन पर। टैक्सेशन में सरकार, भाई बच्चे मेहनत करते हो, मेहनत के बाद उनको जो वेतन मिलता है उसका 30% तो वो टैक्स में ले लेते हैं, उसके बाद अप्रत्यक्ष करों की भरमार है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बुद्धि बल है वो कुंठित होता है कि हमने कितनी मेहनत की और मेहनत के बाद हमने ईमानदारी से आपको टैक्स दिया, लेकिन टैक्स के बाद भी फिर टैक्स, और उसमें भी 2 बार टैक्स देने के बाद फिर टैक्स। भाई क्या है जी? आपने एक मान लीजिए गाड़ी उठाई, मार्केट से गाड़ी उठाई तो आपको पहले गाड़ी पर टैक्स लगा, उसके बाद फिर रोड टैक्स लिया और पता नहीं कितने टोल टैक्स लगते हैं, जहां भी जाओ डीजल भरवाओ वहां टैक्स है। तो क्या है जी, हमारी सारी की सारी इनकम 10 रुपए की चीज खरीदने के लिए या 10 रुपए की चीज को व्यवहार में लाने के लिए हमें 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ हमारी बुद्धि बल कुंठित होती है और कहीं ना कहीं वो हमारे स्वभाव के ताप में वृद्धि करने का कारण बनती है। ये हमारी पूर्ण रूप से जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, यही हमारे मानव के स्वभाव की ताप में वृद्धि करने का मुख्य कारक है। इसमें हमें
विचार करके और जागृति लानी पड़ेगी, और जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात समझानी पड़ेगी, उन तक पहुंचानी पड़ेगी कि भाई साहब हमारी व्यवस्थाओं में कमियां हैं, इनको सुधारना बहुत ही अपरिहार्य है। मेरा तो यही विचार है भैया जी, आगे और लोग। धन्यवाद। अरे जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कुछ हाँ, मुझे ही कह रहे हैं ना ज्ञानेंद्र जी। जी भाई साहब बताएं। हाँ, कि हमने आदमी के स्वभाव में गर्मी पैदा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस गर्मी का कारण आदमी के जीवन का प्रकृति के साथ जो समन्वय होना चाहिए उसका घोर अभाव। वस्तुतः हकीकत ये दिखाई देती है कि आदमी ने इच्छाओं को आवश्यकता मान लिया है, और अनेक बार परिस्थिति ऐसी होती है, अनेक बार भी कहना ऐसा गलत होगा, अधिकांश अवसरों पर अगर 100 घटनाएं घटनी है आदमी के जीवन में, तो उसमें 10-5 बार ऐसा हो सकता है कि इच्छा की पूर्ति ठीक रहेगी। कोई आदमी के मन में इच्छा पूर्ति हो रही है तो उसको पूरा करना चाहिए, ठीक रहेगा। नहीं तो अंदाजा मेरा ये कहता है कि 90 ऐसे अवसर आते हैं जब इच्छा मन में पैदा होती है, उसके पूर्ति की आवश्यकता होती नहीं, उसे आवश्यकता का दर्जा दिया नहीं जा सकता। और आदमी ने ये तय कर लिया है कि अब मेरा हर सोचना, जो मेरे लिए जो भी इच्छा मैं अपनी कर रहा हूं, उसे आवश्यकता के रूप में पूरा करूं। इस इच्छा की को आवश्यकता मान लेने का ही परिणाम है, जैसा कि इस कोटेशन में बताया है मुनि जी ने, कि ये भौतिक विकास का कारण मानव के स्वभाव में गर्मी पैदा कर रहा है। ये भौतिक विकास की इच्छा इतनी उत्कंठ है, ये परिस्थिति हो गई है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब से पहले एक अनुमान आता था, अक्सर के 10 लोगों में 10 पति पत्नी का अगर आपस में कोई विवाद हो रहा है समाज में, तो उसमें 6-7 बार पुरुष गलत है और 3-4 बार जो औसत आता था उसमें स्त्री गलत है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, और ये मेरठ के आसपास के इलाके में जिसमें मैं रहता हूं, अखबार में रोज ही ये पढ़ने के लिए मिल जाता है कि ये औसत जो अभी जिसका मैंने जिक्र किया उसका उल्टा हो गया है करीब करीब। ये सारा परिणाम उन इच्छाओं का है जिन्हें आदमी ने आवश्यकता मान लिया कि मेरे लिए ये पूरा होना बहुत आवश्यक है। जो गलत समीकरण ये बन रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, एक अभी करीब 20-25 दिन पहले की बात है, कोई दुर्घटना हुई, लड़का था किसी का, बड़े पैसे वाले लोग हैं, कोई दुर्घटना हुई उसके साथ, चोट लगी, जीवन बच गया। संपर्क के आदमी थे तो जिक्र ये था कि मेरा लड़का बहुत भला है, उसका एक्सीडेंट हो गया, गलत हो गया। साथियों से पता चला कि उसके मोटरसाइकिल चलाने का तरीका ये है कि मरा क्यों नहीं। किसे सच मान लिया जाए, माता पिता को या जो उसका भौतिक सत्यापन कर रहे हैं उनको? और ये भी बात है कि समाज में अधिकांश देखने के लिए मिल जाता है, बड़ा एक बारीक सा अध्ययन है और बहुत ही मतलब बिल्कुल जिसमें सोच विचार कुछ नहीं है, जो जीवन जीने का हमारा स्टाइल है वो बड़ा ही खतरनाक बन गया है, और हम लोग अधिकांश अवसरों पर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। गलती और ठीक माने ना माने, लेकिन समीक्षा अपनी जरूर करें। हम अपनी समीक्षा नहीं करते तो ये परिणाम सब आने स्वाभाविक है।
पुराने टाइम की जो बात कही जाती है कि अक्सर जब चर्चा होती है, पुराने टाइम की भी चर्चा होती है और पश्चिम और भारत की तुलना की भी बात होती है। पश्चिम के लोगों ने भौतिक तरक्की खूब की है, अपना पर्यावरण भी संतुलित रखा है, और हमारे स्वभाव से कम गर्मी वाला उनका स्वभाव भी है। ऐसा जितना भी पढ़ने लिखने के लिए मिलता है, दूर दराज से जो भी सूचनाएं आती हैं उनके आधार पर, और जो भी संपर्क में लोग आते हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं। हमारे परिवार का ही एक आदमी भाई लगता है, ज्ञानेंद्र जी लंदन में रहता है, ब्रिटेन में कहीं रहता है, अच्छा बड़ा किसी कंपनी में मैनेजर। यहाँ गांव में आया हुआ था 2 साल पहले। उसने मुझे एक घटना बताई, मैं बताना चाहता हूं इसलिए कि हम कितने ठीक हैं और वे लोग जो उन्होंने भौतिक तरक्की की है वे कितने ठीक हैं। घटना ये थी कि उसने मुझे बताया कि भैया मैं तो पिताजी को बैंक में लेके जाऊंगा, 4-5 दिन हो गए ले जाते हुए, इन्हें क्रॉप लोन लेना है, और 5-6 चक्कर लगा दिए। मैंने कहा कि इतने तो चक्कर अमूमन लग ही जाते हैं बैंक में, तो 5-7 में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, 10-20 भी लग जाते हैं। बोला कि मुझे 10 साल से ज्यादा वहां समय व्यतीत हो गया है ब्रिटेन में रहते हुए, और वहां का परिणाम ये है कि आपको एक बार सिस्टम पर जाकर अपनी एप्लीकेशन डालनी है। अब एप्लीकेशन डालने के बाद एक निश्चित टाइम में सिस्टम को आपको ये बताना है कि या तो भाई लोन ले रहे हैं, या तो आपके खाते में पैसा आ गया है, या फिर इस कमी के कारण आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। सूचना देना सिस्टम का काम है। आप एक बार ही जा सकते हैं, दोबारा जाएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका आपका काम कौन कर रहा है, जो आपकी जिम्मेदारी उसे कौन कर रहा है। मैंने पूछा कि ऐसा क्या वहां हकीकत है? बोले हाँ ये हकीकत है, ब्रिटेन की हकीकत है। और ब्रिटेन ही नहीं, जो जिस पश्चिमी जगत की हम बहुत बुराई करते हैं, बड़ी समीक्षा उसकी करते हैं, उसका परिणाम यह है कि उनका सिस्टम भी ठीक करता काम कर रहा है हमारी तुलना में। वहां का आदमी भी ज्यादा अनुशासित दिखाई देता है, और वहां का राज्यतंत्र भी हमारी तुलना में ठीक ज्यादा ठीक दिखाई देता है। और हम लगातार ये बात कहते रहते हैं कि उनकी होड़ करके हम बिगड़ गए हैं। पता नहीं बिगड़ा कौन। असल बात यह है कि संग्रह के अभाव में जीवन का गतिशील रहना असंभव है, लेकिन हमने उस संग्रह को अति की सीमाओं तक पार कर दिया है, और ये अपनी जिम्मेदारी मान ली है कि अगर हम संग्रह नहीं करेंगे तो हमें असभ्य मान लिया जाएगा, और संग्रह वो करेंगे जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो इच्छा मन में पैदा हो रही है उसे आवश्यकता मान लेंगे। मैं अपने गांव बस से जा सकता हूं, साधारण बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 100 किलोमीटर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्रदर्शित करना यह है कि मुझे गांव जाना है तो कार से जाना है, और फिर ये साबित करना है, ये अपने अपने आप से और अपने परिवार के लोगों से, अपने जान पहचान के लोगों से झूठ बोलना है, मुझे कार से जाना पड़ा, जरूरी काम था। अगर ऐसी दशा हो गई है, केवल किस बात के लिए? दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। जब ये दशा बन गई है तो हम अनर्गल भौतिक विकास करेंगे ही, भौतिक विकास का प्रयास करेंगे ही। अनर्गल भौतिक विकास का प्रयास करेंगे तो प्रकृति का जो जीवन चक्र है, प्रकृति जितना अपने आप को रिस्टोर कर सकती है, हम इसके द्वारा प्राप्त संसाधनों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण भी गर्म हो जाएगा, और हमारा स्वभाव इसलिए गर्म हो जाएगा क्योंकि हम जितना प्राप्त करना चाहते हैं उतनी हमारी गुंजाइश नहीं है, उतनी हमारी क्षमता नहीं है। जब हम ज्यादा पाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा गलत परिणाम हमारे सामने। बैठ करके विचार करने की जरूरत जरूर है, आपसी विचार विमर्श जरूरी है। पवन जी भाई साहब ने अभी कहा कि मां संस्थान कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ
मैं तो ये समझता हूं कि जब से मैं बजरंग मुनि जी के संपर्क में आया हूं या इस पूरी टीम के संपर्क में आया हूं, मुझे अपने स्वभाव में कुछ कुछ ठीक महसूस हुआ। और अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले मैं दिल्ली कार्यालय में था, तो मुझसे एक बड़ी अच्छी बात राकेश जी ने कही वहां कि आप में तो प्रतिरोध क्षमता ही नहीं रही है, किसी के विरुद्ध कुछ एकदम से बोलना ही नहीं है। मैंने कहा कि ये पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि यार अगर तुरंत ही बोलना है तो इसका मतलब कई झगड़े हो चुके होते, चुप रह जाने से वे झगड़े नहीं हुए, तो इसका मतलब उस प्रतिरोधक क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसा हो पाया तब जब निरंतर आप सब लोगों के साथ ये विचार विमर्श में मैं हिस्सेदार रहा, मैं साझा रहा। ठीक दिशा में ये 20-30 लोग जरूर जा रहे हैं जो रोज यहाँ बैठते हैं। दूसरी जगह के लोग भी अगर इस प्रकार विभिन्न मत मतांतर के लोग साथ जुड़ेंगे, ज्यादा विचार विमर्श करेंगे इस प्रकार का, तो मेरे ख्याल में ये परिस्थितियां और आसानी से समझने की दशा बनेगी। धन्यवाद। नरेंद्र जी, भाई साहब। जी नीरू शर्मा जी बताएं। हाँ, नीरू बहन जी बताएं। हाँ जी सर, सबको नमस्कार। और मैं अभी आ, विजय शंकर शुक्ला जी की शिष्य हूँ, देहरादून से। और उन्होंने मुझे जोड़ा है, तो मैं अभी ये विचार आप लोगों को सुनती रहती हूँ, मेरे को काफी अच्छा लगता है। और जैसे अभी इन्होंने बोला कि अपने नेचर में कुछ स्वभाव पता लग रहा है कि हम किस उसमें जा रहे हैं। सारी बात है कि जो विषय आपने आज रखा है पर्यावरण का, तो वो तो है ही कि आदमी भौतिक अवस्था के लिए अपने इच्छाओं पूर्ति के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें अधिकता हो रही है। और जहां तक विदेशों की बात की टॉपिक अभी हुई है, तो वो लोग अपने काम पर संयम भी रखते हैं और समाज पर भी। हमारे यहाँ भारत देश में ऐसा नहीं होता। सरकार बोल देती है, पेड़ लग भी गए, पेड़ कट भी गए। हमारे यहाँ देहरादून में ही 2-3 साल से बहुत कुछ इस मामले में हुआ है, लगाए भी गए हैं, कटाई भी गए हैं, और दोनों काम हो रहे हैं। देहरादून जैसा पहला शहर था, अब ऐसा बना ही है। तो जो आपने विषय रखा है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो है ही, कि अगर ये प्रकृति का ऐसा होता है। दूसरी बात मनुष्य का भी आ गया कि अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए वो सब कर रहा है। तो सबकी बात बहुत सही है और बहुत अच्छे विषय आप उठा रहे हो, मुझे सुनने को मिल जाता है। बाकी मैं बोलने में इतना सक्षम नहीं हूँ, जब सबका सुन लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा विचार दे देती हूँ। बाकी धीरे धीरे उनके सानिध्य में हूँ, शुक्ला जी के, और देखेंगे अभी कुछ और काफी इम्प्रूवमेंट अपने में लाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद शामिल करने के लिए और सबकी वार्ता को सुनने के लिए। जी, इतना मैं आती तो बोल रही है बहन जी, आपको क्या सोचने की जरूरत संकोच करने की। नहीं, मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट हूँ, और ये सब जानते ही हैं आजकल की ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। कोरोना का जो हाल था अभी भी हो रहा है, जी। पिछले साल भी इतना गर्म था, टेम्परेचर इतना हाई हो गया था, और अभी भी यहाँ ऐसा हुआ। अभी 2 दिन से यहाँ फिर बारिश हुई है, उसके बाद थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर वही है। लेकिन हाँ, यही है कि आदमी भी इतना नहीं कर रहा है जितना ये बिजनेसमैन। और पेड़ ये सब करो और अपना बिल्डिंग्स बनाओ, और पूरा अब देहरादून तो बिल्कुल दिल्ली में कन्वर्ट, बॉम्बे में कन्वर्ट हो चुका है। बिल्कुल बहुत बेकार हालत हो चुकी है। सरकारों के चेंज करने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो भी आता है, सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार को ही चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार आनी चाहिए कि जितने विषय आप उठा रहे हो, जो सोच रहे हैं उसको लागू किया जाए, ऐसे नहीं। तो फिर कोई भी आएगी, सब अपने मतलब के काम करते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। जी, धन्यवाद। देखिए, सरकारें आएंगी तो बहन जी ऐसा है, उसका परिणाम यही आना है। बड़ी सरकारें आएंगी तो उसका परिणाम यही आना है। जी जी। उन्हें सड़कें और बिल्डिंगें, पुल, सड़क ये सब बनानी है। असल बात तो ये है कि केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सरकारें इतनी ताकतवर होनी नहीं चाहिए जो समाज पर अपनी नीति लागू कर सके। वही मैं एक लाइन समाज की सोच रही थी नीति कि के अनुसार समाज को सरकार, सरकार से ऊपर होना चाहिए। हाँ, समाज की जो नीति है, समाज की जो सोच समझ है, उसके आधार पर सरकार बने और काम करे।
बिल्कुल उल्टा हो गया है बिल्कुल। कि सरकार की नीति के अनुसार समाज का नैरेटिव तय होता, समाज क्या होगा पूरी दुनिया में सरकारें तय कर रही हैं। बिल्कुल जी जी ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, ठीक बिल्कुल। ठीक होना चाहिए, उल्टा हो गया है। जी जी। अब ये तो समाज को ही, अब मुझे लग रहा कि इस तरह से जो आप गोष्ठियां कर रहे हैं, जी समाज को ही खुद करना पड़ेगा। जो सरकार पे भारी हो तभी होगा, और वो समय बनाने में समय लगेगा। हाँ, वो तो है ही, हाँ, प्रयास वो तो सभी समय। करेंगे। जी। चलो, ठीक। जी धन्यवाद, इतना ही बोलेंगे। जी, और किसी को कुछ अपनी बात कहनी हो, किसी से कुछ पूछना हो? हेलो। हाँ, बताएं नीता जी। हाँ, नमस्ते सभी भाइयों को। देखिए, जो एक आज के विषय में एक लाइन आई है कि जो भौतिक ताप है वो कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। मैं बस उस पर कुछ थोड़ा बोलना चाहती हूँ। भौतिक जो ताप है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो प्राकृतिक ही है। क्योंकि हमारा जो शरीर है और ये पूरा जो जिस सारा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये पंच तत्वों से बना है, पंच महाभूतों से। और ये चीजें जैसे जैसे प्रकृति में घटती हैं, हमारी बॉडी में घटती हैं। ये कुछ एक ऐसा आध्यात्मिक विषय है, लेकिन इसको साइंस के साथ प्रमाणित किया जा सकता है। वो थोड़ा टाइम कम है। यहाँ पे जब आप इसको रोक देते हैं जमीन से, पानी का, जब जमीन को सारा सीमेंटेड कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है, जल संरक्षण होता नहीं है, तो वहां पे ताप बढ़ता है। यानी कि आपने पंच तत्वों में से एक एलिमेंट जो है, जल तत्व जो है, उसको आपने कहीं से रोका, वहां हीटिंग बढ़ेगी। तो ये गर्मी बढ़ रही है, ये प्राकृतिक है। मतलब ये जो जल है वो एक, उससे हमारा बॉडी भी बनी है। इसमें लिखा भी है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, इन्वायरमेंट में है, वही हमारे इस शरीर के अंदर भी है। तो वो प्राकृतिक है, वो कृत्रिम नहीं है। इसको हम कृत्रिम मान रहे हैं, वो अलग बात है कि कहीं कहीं मशीनीकरण के कारण हमको लगता है कि ये प्राकृतिक नहीं है। और दूसरा, मैं अभी इस विषय को डिटेल से नहीं बता पाऊंगी क्योंकि समय कम है। दूसरा, अगर हम विदेशों में और भारत को कंपेयर करते हैं ना, तो वो केवल अपने देश की एक पर्टिकुलर, अपनी एक जनसंख्या, अपनी एक कम्युनिटी के साथ अपने देश को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे इतने मतांतर है, इतने ज्यादा धर्म है, मत हैं, पंथ हैं। और हमारा जो क्षेत्रफल है, उस हिसाब से भी हमको भारत की स्थिति को देखना चाहिए। एक कम्युनिटी है कि वो शिक्षा लेने के लिए ही तैयार नहीं है, और आप अपने देश को शिक्षित वर्ग में रखना चाहते हैं। आप वहां रखना चाहते हैं कि जहां आपके देश का जो शिक्षा का स्तर है, वो स्टैंडर्ड है, वो बहुत, मतलब वेल शिक्षित हो, वहां अच्छा हो। जबकि एक कम्युनिटी शिक्षा लेने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे इन चीजों से मुझे लगता है कि विदेशों का तो मुझे मालूम नहीं है क्या स्थिति है, क्योंकि मैं कभी गई नहीं। लेकिन जब मुझे लगता है कि भारत बहुत सारा, क्षेत्रफल जो इतना बड़ा है, जनसंख्या की समस्या यहाँ इतनी है, तो उससे संसाधनों पे भी फर्क पड़ता है हमको कुछ, मतलब ये इस कारण मुझे लगता है कि फर्क, ये चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब हम दोनों चीजों में ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम अंतर करते हैं, तो हमको इन जो ये जो बाकी जो कारण है, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। बस इतना ही बोलूंगी। ठीक, और कोई बात? नरेंद्र जी, भाई साहब, एक सूचना दे दें आपको। जर्मनी ने अभी अपनी अ, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को बैन कर दिया। मतलब उसको आधिकारिक रूप से कानून बना करके बंद कर दिया। और इसी प्लेटफॉर्म पर शायद एक बार चर्चा आ रही थी कि जर्मनी ने ही पूरी दुनिया को लोकतंत्र का एक मॉडल पेश किया, और पूरी दुनिया ने जर्मनी के ही लोकतंत्र के मॉडल को अपनाया है। और अभी जर्मनी ने विपक्ष के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। जबकि ये कहा जाता है कि जर्मनी में आज जो पार्टी बनी हुई है वो दो पार्टियों के सहयोग से बनी हुई है। वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसको अभी जर्मनी ने बैन किया। ठीक, और कोई भाई अपनी बात कहे?
ज्ञानेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी। शायद जितना मुझे ध्यान है, आचार्य जी ने कहा कि संपत्ति को मैंने हिंसा का कारण बताया। संपत्ति भी हिंसा का एक कारण है। मैंने संपत्ति को हिंसा का नहीं, स्वार्थ का एक कारण कहा। हिंसा और स्वार्थ दोनों में बड़ा अंतर है। स्वार्थ की जब बात की जाती है तो स्वार्थ के मूल कारणों में संपत्ति ही दिखाई देती है, और उसमें उसमें मुख्यतः व्यक्तिगत संपत्ति है। हिंसा के अन्य कई कारक हो सकते हैं, लेकिन स्वार्थ का सबसे मुख्य कारण संपत्ति ही दिखाई देता है। बिल्कुल। और किसी भाई का कोई प्रश्न? अपने बुढ़ऊ बाबा है नहीं? मुनि जी। हाँ, जी जी जी। अब हमने भी और नरेंद्र जी भी ने भी आज डबल डोज दिया था। आज होते तो काफी खुश होते, लेकिन अब नहीं है तो उनकी कमी खल रही है। सोमवार को मुनि जी ज्वाइन करेंगे। आज वो अंबिकापुर में है। कल अंबिकापुर से निकल करके रायपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन सोमवार की ही मीटिंग में वो शामिल हो। हाँ, कई दिन हो गए हैं उन्हें सुने हुए। अब हाँ हाँ। तो काफी लंबा हो गया है उनका। जी जी और जी। बाबा के अंदर भी बड़ा ही बोलने के जज्बात उमड़ रहे होंगे। हम्म, बहुत सारे ठीक है। विषय हैं। एक हाँ। बात भाई साहब, कल हम चाह रहे थे कि कल रविवार है, अच्छा। ये जो सायंकालीन अपने लोगों का 8 बजे से 9:30 बजे तक का कार्यक्रम है, इसकी जो अच्छा। संचालन समिति है, उनकी एक हाँ, बैठक हो जाए जूम पर ही लगभग 1 बजे के आसपास। आप सबकी क्या देखिए सहमति है? देखिए देखिए भाई साहब, 1 बजे मैं दावत में रहूंगा, मैं उपलब्ध नहीं रह पाऊंगा। तो कब रखा जाए? मैं वहां से 4 1 बजे तक वापस आ जाऊंगा। जी।